जब भी इंडिया और ऑस्कर्स का जिक्र होता है तो हमें सिर्फ हार ही याद आती है। अब एक बार जरा लगान की ऑस्कर रेस देख के हम ये समझते हैं कि क्या एकेडमी अवार्ड्स में सिर्फ नॉमिनेशन हासिल करना किसी भी तरह की जीत है। किसी भी फिल्म का ऑस्कर कैंपेन बेसिकली किसी पॉलिटिकल पार्टी के कैंपेन की तरह होता है, यानी मकसद सिर्फ प्रमोशन होता है। रिलीज के पहले जो मूवी के प्रमोशंस होते हैं वैसा नहीं, बल्कि एकेडमी अवार्ड्स के लिए प्रमोशन। मूवी रिलीज प्रमोशंस की तरह ऑस्कर कैंपेन आम ऑडियंस में इतना पॉपुलर नहीं होता। ऐसा इसलिए क्योंकि ये कैंपेन ऑडियंस को नहीं, क्रिटिक्स और प्राइमरीली एकेडमी मेंबर्स को टारगेट करता है। अकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर्स आर्ट्स एंड साइंसेज के मेंबर्स वही लोग होते हैं जो वोटिंग के थ्रू फिल्म को ऑस्कर दिला सकते हैं, इसीलिए ऑस्कर कैंपेन इन्हीं पे फोकस होता है। अकेडमी की जूरी की बात करें तो वो मोस्टली इम्पार्शियल होती है, हमारे अवार्ड्स की तरह बिकी हुई नहीं। क्योंकि उनको करप्ट करना नामुमकिन होता है, इसलिए ये कैंपेन सिर्फ इनडायरेक्टली ऐसी हवा क्रिएट करने के लिए बनाए जाते हैं कि जूरी के दिमाग में उस पर्टिकुलर फिल्म की वैल्यू बढ़ जाए। तभी ये कैंपेन्स हर उस जगह चलाए जाते हैं जहाँ जूरी की नजर पड़ सकती है, जैसे ट्रेड मैगजीन्स के एड्स, फिल्म फेस्टिवल्स या सिंपली वर्ड ऑफ माउथ। तो आओ देखते हैं कि कैसे इन दोनों फिल्मों ने ऑस्कर कैंपेनिंग की। लगान की कैंपेनिंग की शुरुआत कहीं ना कहीं फिल्म से पहले ही हो गई थी। आमिर खान को फिल्म की स्क्रिप्ट रीडिंग के दौरान ब्रिटिश एक्टर्स का रिएक्शन देख के लग गया था कि फिल्म ऑस्कर मटेरियल हो सकती है, इसीलिए उन्होंने अपने आप को मोशन पिक्चर्स एसोसिएशन ऑफ अमेरिका में एज ए मेंबर रजिस्टर कर लिया। उन्होंने प्रेडिक्ट कर लिया था कि अगर फिल्म ऑस्कर के लिए नॉमिनेट होती है तो ये करने से उन्हें एक अपर हैंड मिल जाएगा। 15 जून 2001 फिल्म इंडिया के साथ साथ कई देशों में रिलीज होती है और लोगों को पसंद भी आती है। फिल्म इंडिया में 35 करोड़ और यूएस एंड यूके में 2.5 मिलियन डॉलर्स का कलेक्शन भी करती है। लंदन में भी फिल्म को अच्छा रिस्पांस मिला, जिसमें कुछ क्रिटिक्स ने फिल्म को क्रिटिसाइज किया और बहुतों ने सराहा। सराहने वालों में से एक थी आयरीन बिग्नार्डी, जो स्विट्जरलैंड के लोकार्नो फिल्म फेस्टिवल की डायरेक्टर थी। उन्होंने लगान की टीम को फेस्टिवल में पार्ट लेने के लिए एनकरेज भी किया, लेकिन लगान की टीम पायरेसी की वजह से डेडलाइन से पहले फिल्म की वीडियो कैसेट नहीं ढूंढ पाई और आमिर ने कह दिया कि वो फेस्टिवल नहीं अटेंड कर पाएंगे। बट आयरीन को फिल्म इतनी पसंद आई थी कि उन्होंने फेस्टिवल के रूल्स को तोड़ के लगान की स्क्रीनिंग करने का फैसला लिया। स्क्रीनिंग में आई स्विस, जर्मन, इटालियन और फ्रेंच स्पीकिंग 8000 लोगों की ऑडियंस को फिल्म इतनी पसंद आई कि वो हर गाने के बाद ताली बजा रहे थे और कैरेक्टर से बात भी कर रहे थे। My biggest memory from Locarno is love, the kind of love that we received, the kind of love that the film received. And the audience was made up of German, French, Italian and Swiss people. The response was outstanding. People were dancing in the songs and They were applauding after every song. clapping and, There were people dancing in the aisles in Mithua. talking to the characters on screen. And In the scene where I say Sart Manjoor hai, before I say it, they were shouting, accept the bet and go for it in their various languages. and it was a really alive screening and people really liked it. यूजुअली तो लोकार्नो में फिल्मों को एक ही बार दिखाया जाता है, पर लोगों की डिमांड पे लगान को यहाँ 4 बार दिखाया गया था। इसी फिल्म फेस्टिवल में लगान ऑडियंस चॉइस अवार्ड जीतती है। It is a great honor for me, my producer, Mr. Amir Khan, who also played the lead actor in the film, and my cast and crew. This is terrific, fantastic. Thank you, Locarno. ऑल्दो ये टोरंटो या कांस फिल्म फेस्टिवल जितना बड़ा नहीं था, लेकिन लगान की टीम का हौसला बढ़ाने के लिए काफी था। इसके बाद फिल्म के मेकर्स को अलग अलग डिस्ट्रीब्यूटर्स के ऑफर्स और फेस्टिवल्स के इनवाइट्स आने लगे, यानी इंटरनेशनली फिल्म का वर्ड ऑफ माउथ बढ़ने लगा। जावेद अख्तर और सुभाष घई ने भी आमिर खान को एडवाइस किया कि वो ऑस्कर नॉमिनेशन के लिए फिल्म फेडरेशन ऑफ इंडिया में लगान को सबमिट करें। कट टू सितंबर 2001। 9/11 की वजह से टोरंटो फिल्म फेस्टिवल में दुनिया भर से आए क्रिटिक्स और जर्नलिस्ट का मूड लो था, लेकिन लगान के म्यूजिकल टोन और ऑप्टिमिस्टिक मैसेज ने ऑडियंस को खुश कर दिया। बहुत लोग तो फिल्म के गानों पे नाच भी रहे थे, बट ओवरऑल फिल्म के रिएक्शंस मिक्स्ड थे। बहुत रिव्यूअर्स फिल्म की लेंथ की वजह से स्क्रीनिंग स्किप कर दे रहे थे। इसकी वार्निंग लगान के डिस्ट्रीब्यूटर उदय कौशिक जैसे और भी बहुत लोगों ने दी थी, लेकिन आशुतोष गोवारिकर का मानना था कि फिल्म का कोई भी हिस्सा बेफिजूल नहीं है और अगर लोकार्नो में लोगों को फिल्म पसंद आ सकती है तो कहीं भी आ सकती है। इस बात का आमिर खान और एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर रीना दत्ता ने भी सपोर्ट किया। जिन लोगों को फिल्म पसंद आ रही थी उनका मानना था कि फिल्म में वर्ल्ड वाइड अपील है। फेस्टिवल्स में बहुतों की फिल्म ना देखने की वजह से फिल्म को वर्ल्ड वाइड ले जाने के लिए जो नेसेसरी मीडिया अटेंशन चाहिए थी वो नहीं मिल पा रही थी, जिससे आमिर खान को ये समझ आ गया कि ऑडियंस और मीडिया की अटेंशन पाने के लिए फिल्म को ऑस्कर में नॉमिनेट होना बहुत जरूरी है। और टोरंटो के ठीक 7 दिन के अंदर ही आमिर और पूरी इंडिया की ख्वाहिश पूरी हो गई जब फिल्म फेडरेशन ने 10 नॉमिनेटेड फिल्मों में से लगान को एकेडमी अवार्ड्स में भेजने का डिसीजन लिया। नॉमिनेटेड फिल्मों में से एक फिल्म मॉनसून वेडिंग भी थी, जिसको मीरा नायर ने डायरेक्ट किया था।
लगान के पहले उनकी फिल्म सलाम बॉम्बे भी ऑस्कर में नॉमिनेट हुई थी। उनको फिल्म फेडरेशन का डिसीजन पसंद नहीं आया क्योंकि उनका मानना था कि मॉनसून वेडिंग लगान से कई ज्यादा फेस्टिवल्स में जीत चुकी है और इंटरनेशनल मीडिया में ज्यादा पॉपुलर है, जो कि सच बात थी क्योंकि मॉनसून वेडिंग ने यूएस में ही लगान से दुगना कलेक्शन किया था। टोरंटो फिल्म फेस्टिवल के दौरान जब वेनिस फिल्म फेस्टिवल में मॉनसून वेडिंग को हाईएस्ट अवार्ड गोल्डन लायन मिला था, तब भी उन्होंने फिल्म फेडरेशन को उनकी फिल्म भेजने का सजेशन दिया था। स्पेकुलेशंस ये भी थे कि फिल्म फेडरेशन का मानना था कि सोनी एंटरटेनमेंट कंपनी, जिसने लगान को डिस्ट्रीब्यूट किया था, उनके यूएस में फिल्म की ऑस्कर कैंपेनिंग के लिए ज्यादा अच्छे कनेक्शंस थे। मीरा नायर का स्टेटमेंट आमिर खान और लगान की टीम ने दिल पे ले लिया और दिसंबर में जब ये खबर मिली कि दुनिया भर से आई 51 फिल्मों में लगान का शॉर्टलिस्ट होने का चांस है, तो आमिर खान और आशुतोष गोवारिकर फाइनल नॉमिनेशन अनाउंस होने के 1 महीने पहले ही फिल्म की कैंपेनिंग करने निकल गए। I actually met Shekhar on the way into LA. I met him in London. And Shekhar said, Amir, there's a lot of lobbying going on and there's a lot of politics over there. And there's no way you guys are even going to come close to getting nominated. So with this encouraging message, Ash and I landed in LA. And the feedback we got was that most of the members do not see the film from India. Not because they don't like India, but because in the past few years, the films that have come in from India have not been very good. So we went about showing the film to as many people as we could and let the film speak for itself. अगर कोई फॉरेन फिल्म 31 दिसंबर के पहले यूएस में रिलीज होती है तो वो सिर्फ फॉरेन लैंग्वेज कैटेगरी में ही नहीं बल्कि और भी कैटेगरीज में अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हो जाती है। और क्योंकि लगान 15 जून को यूएस में रिलीज हो चुकी थी, इसलिए आमिर खान प्रोडक्शंस के जीएम आशीष थरथरे का कहना था कि लगान जैसी फिल्म को सिर्फ एक ही कैटेगरी तक सीमित रखने का कोई लॉजिक नहीं है। यानी टीम की स्ट्रैटेजी फिल्म को बाकी कैटेगरीज के लिए एलिजिबल कराने की भी थी। अब प्री नॉमिनेशन ऑस्कर कैंपेन यानी फेज 1 में वोटिंग कैसे होती है, ये आमिर खान से सुनो। So when I went there, I first and foremost found out how it operates, and I discovered that there are about 6,000 members in the academy. Of them, approximately 600 are part of a committee which selects the 5 nominations for foreign language film. Now these 600 people are again broken up into 3 groups, and the 51 films that I've entered this year are also broken up into 3 groups, and each group has to see roughly 18 films. And each member has to see at least 80% of the films in his group to be eligible to vote. बट लगान की लेंथ की वजह से फिल्म को 80% कंप्लीट करने का मतलब 3 घंटे बैठना था, जो बाकी फिल्मों की लेंथ का ऑलमोस्ट डबल था। इसलिए लगान की टीम के लिए चैलेंजेस और बढ़ गए। आमिर खान खुद वेस्ट हॉलीवुड के विंडम बेलाज होटल में कैंपेनिंग के लिए 1 महीना ठहरे थे। लगान की टीम ने एक अननोन पीआर फर्म को हायर भी किया और एलए टाइम्स, वैरायटी और हॉलीवुड रिपोर्टर जैसे बड़े न्यूज़पेपर और मैगजीन्स में लगान के फुल पेज कलर्ड एड्स और इंटरव्यूज छापे। एक एड करीबन 7 लाख का था। एक तरह से 2001 इंडियन फिल्म्स के लिए इंटरनेशनल रिकॉग्निशन का साल था, क्योंकि लगान की ऑस्कर रेस के साथ साथ मॉनसून वेडिंग को भी गोल्डन ग्लोब्स में नॉमिनेशन मिला, जो ऑस्कर्स के बाद सबसे बड़ा अवार्ड शो माना जाता है। जब लगान को गोल्डन ग्लोब्स में नॉमिनेशन नहीं मिला तो आमिर बहुत दुखी हुए थे, लेकिन अपनी प्रमोशनल स्ट्रैटेजी से उन्होंने जनवरी में सोनी पिक्चर्स क्लासिक्स और कोलंबिया ट्राइस्टार का ध्यान आकर्षित किया। क्योंकि सोनी इंडिया ने लगान को प्रोड्यूस किया था, इसलिए दोनों कंपनीज डिस्काउंट के साथ लगान को यूएस में डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए राजी हो गईं। साथ ही में सोनी पिक्चर्स क्लासिक्स अच्छी ऑस्कर कैंपेनिंग के लिए मशहूर भी थी। क्राउचिंग टाइगर, हिडन ड्रैगन जैसी अननोन चाइनीज फिल्म को इसी स्टूडियो ने यूएस में बहुत बड़ी हिट बनाने के साथ साथ ऑस्कर तक भी पहुंचाया था। और लगान की रीच बढ़ाने के लिए भी सोनी क्लासिक्स ने 10 मई को फिल्म की री रिलीज रखी। ऑस्कर मार्केटिंग में फिल्म का बस बढ़ाने के लिए आमिर खान का नाम भी यूज किया जा रहा था। लगान के प्री नॉमिनेशन ऑस्कर कैंपेन और फेज 1 का टोटल खर्चा अराउंड 24 लाख था। अब वो डेट आ गई थी जिसके लिए फिल्म के मेकर्स ने इतनी जद्दोजहद की थी, यानी February 12, जब स्टार मूवीज पर 2002 ऑस्कर नॉमिनेशंस अनाउंस होने जा रहे थे। लगान की पूरी टीम आमिर खान के घर पर बस अपनी फिल्म का नाम सुनने के लिए बैठी थी। For Best Foreign Language Film, we have Amélie, France, Ellen, Norway, Lagan, India, No Man's Land, Bosnia and Herzegovina, and Son of the Bride, Argentina. जैसे ही नाम अनाउंस हुआ, आशुतोष गोवारिकर ने चिल्लाया और आमिर को थैंक्स किया। आफ्टर ऑल, फिल्म के लिए इतनी अवेयरनेस आमिर खान ने सिंगल हैंडेडली तो क्रिएट की थी। इस बात को यश जौहर ने भी कहा था और आमिर को उनकी मार्केटिंग स्किल्स के लिए प्रेज भी किया। We were at Amir's house, and it was unbelievable. Just when they said Lagan, it was everyone, whatever dance art forms that our crew knew, we were performing all of them. So it was a great film. पूरी इंडस्ट्री इस ओकेजन पे एक्साइटेड थी। This one is for India. मुझे लगता है ना ही मुझे, हम सबको उम्मीद है कि हमें
ऑस्कर मिलेगा। ब्रिटिश फिल्ममेकर रॉलिन जॉफ और प्रोड्यूसर पीटर रॉली ने मुंबई में लगान देखने के बाद सीधा आमिर खान को सजेस्ट किया कि वो अब ज्यादा से ज्यादा एकेडमी मेंबर्स को फिल्म दिखाने की कोशिश करें, क्योंकि अब फेज 2 में आने के बाद 600 से डायरेक्ट 6000 एकेडमी मेंबर्स वोटिंग के लिए एलिजिबल होंगे। इसलिए जितनी ज्यादा व्यूइंग उतने ज्यादा वोट्स। नॉमिनेशंस अनाउंस होने के कुछ दिन बाद ही आमिर और आशुतोष ऑस्कर कैंपेन के फेज 2 के लिए निकल गए। When it got sent as India's entry, it became a new emotion for us. No connections in LA, and one fine morning, Amir called me and said, "You know what? Let's go to LA." So we just took the flight and landed in LA. We didn't know where to go, whom to meet, or how we're going to push the film. What is the marketing that we're going to do? Completely clueless. So we had only one simple philosophy that we must talk about the film as much as we can to every person in LA. Tell them about the film. It's important for them to know that there is a film called Lagan that's coming in from Mumbai, from India. It's a song that we used to do, the two of us would always sing every morning we left for our job, was Do Bechare Bina Sahare. LA में कॉन्टैक्ट्स ना होने की वजह से आमिर खान और आशुतोष गोवारकर ने अवेयरनेस फैलाने के लिए विंडम बेलाज होटल के स्टाफ को तक फिल्म दिखाई थी। We told as many people as we could. In fact, we told the valet of our hotel also. The hotel we were staying in was Wyndham Belage. लगान की टीम तो फुल गियर में थी। अब देखते हैं कि नोमैंस लैंड की ऑस्कर कैंपेनिंग कहां तक पहुंची थी। असल में फिल्म ने शुरुआती धमाकेदार की थी। कांस, जिसको फिल्म फेस्टिवल का ऑस्कर माना जाता है, वहां पे नोमैंस लैंड ने बेस्ट स्क्रीन प्ले का अवार्ड जीता और फिल्म को 8 मिनट का स्टैंडिंग ओवेशन भी मिला। इसके बाद तो मानो नोमैंस लैंड पर अवार्ड्स की बारिश होती रही। जहां लगान ने सिर्फ लोकार्नो में ऑडियंस चॉइस अवार्ड जीता था, वहीं नोमैंस लैंड सैन सेबेस्टियन से लेकर हाई फॉल्स, साओ पोलो, AFI, LA फिल्म क्रिटिक और इवेंचुअली मॉनसून वेडिंग को हराकर गोल्डन ग्लोब भी जीती। यानी नोमैंस लैंड ने ऑलरेडी इंडिया का एक पर काट दिया। एड्स के लिए लगान को 7 लाख रुपए तक देने पड़ रहे थे। वहीं न्यूज़पेपर्स और मैगजीन्स फेस्टिवल्स में फिल्म के बस की वजह से खुद ही नोमैंस लैंड का रिव्यू कर रही थी। इसी बस की वजह से MGM और उसके सब्सिडियरी स्टूडियो यूनाइटेड आर्टिस्ट ने नोमैंस लैंड की मार्केटिंग का जिम्मा लिया। हाँ, ये वही टॉम एंड जेरी वाला प्रोडक्शन हाउस है। नोमैंस लैंड का बस बढ़ाने के लिए तो MGM ने अपनी पूरी वेबसाइट भी चेंज कर दी थी और ये बहुत ही इफेक्टिव मूव था, क्योंकि उस समय भले ही इंडिया में नहीं लेकिन US में इंटरनेट साइट्स काफी इन्फ्लुएंसिंग थी। वेबसाइट पे बॉस्नियन ट्रेजेडी और डायरेक्टर डेनिस टैनोविच के बॉर्डर पे हुई मुश्किलों के बारे में बताया जा रहा था। प्लस फिल्म के ऑनलाइन ट्रेलर्स विंडोज मीडिया प्लेयर को फुल्ली सपोर्ट करने वाले थे। ऑल्दो अभी ये उतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं साउंड करेगी, लेकिन उस समय विंडोज मीडिया प्लेयर का ना सपोर्ट करना एक अच्छा खासा इशू था। इसके साथ साथ फिल्म का टाइट सिनॉप्सिस, प्रोडक्शन नोट्स और टैनोविच के स्टेटमेंट्स ने भी अवेयरनेस बढ़ाने में मदद की। जहां एक तरफ MGM फिल्म की मार्केटिंग ऑनलाइन कर रहा था, वहीं सोनी क्लासिक्स ने जनवरी में अलग अलग जगह लगान को होम मीडिया यानी DVDs पे प्रमोट किया था। यहाँ पे तो पायरेसी जिंदाबाद है, लेकिन US में हमेशा से DVDs बहुत चलती रही हैं। इतनी ज्यादा कि वहाँ होम मीडिया में DVD सेट के साथ और भी कई चीजें मिलती हैं। लगान के केस में सोनी क्लासिक्स ने फिल्म की मेकिंग, पोस्टर्स, कैरिकेचर्स और यहाँ तक कि फिल्म स्ट्रिप भी दी थी। The special anniversary edition film strip is a one-of-a-kind, unique, carefully selected piece of film which is handcut from the actual 35mm cinescope printed movie. This is so cool. ऑल्दो लगान की DVD रिलीज धमाकेदार थी, लेकिन फिल्म का पहला थिएट्रिकल रन नोमैंस लैंड के कंपैरिजन में उतना अच्छा नहीं था। नोमैंस लैंड का वर्ड ऑफ माउथ इतना अच्छा था कि ऑस्कर की फॉरेन फिल्म कैटेगरी की कमेटी के चेयरमैन मार्क जॉनसन ने इसे फ्यूचर फिल्म मेकिंग का दर्जा दिया। बाकी नॉमिनीज में थी फ्रांस से एमिली, जो एक पेरिस की लड़की की रोमांटिक कॉमेडी फिल्म है, नॉर्वे से एलिंग, जो 2 मेंटल पेशेंट्स की कॉमेडी ड्रामा थी, और अर्जेंटीना से सन ऑफ द ब्राइड, जो एक बूढ़े कपल की मैरिज के अराउंड एक कॉमेडी थी। नोमैंस लैंड को छोड़ के ये सारी फिल्में यूजुअली ऑस्कर्स में नॉमिनेट होने वाली फिल्मों से काफी लाइट, म्यूजिकल और फनी टोन की थी। 2001 के नॉमिनेशंस ऐसे शायद इसलिए थे क्योंकि सितंबर 11 के बाद जूरी का मानना था कि लोगों को लुभाने और हंसाने वाली फिल्में ज्यादा पॉजिटिविटी स्प्रेड करेंगी। एमिली के डायरेक्टर जॉन पियर्स जोने का मानना था कि फिल्में सोसाइटी में चेंज नहीं लाती, लेकिन सितंबर 11 के बाद उनके भी थॉट्स बदल गए। मिरामैक्स LA के हेड मार्क गिल ने भी कहा कि ये फिल्मों के मामले में 10 सालों में सबसे अच्छा साल है। यानी लगान के लिए कंपटीशन का स्टैंडर्ड बहुत ऊंचा था। लगान और नोमैंस लैंड की तरह बाकी इंटरनेशनल फिल्मों की भी ऑस्कर कैंपेनिंग का जिम्मा अलग अलग डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज ने लिया था। इनमें से एक फिल्म को सोनी क्लासिक्स ने भी बैक किया था, यानी वही कंपनी जो लगान की कैंपेनिंग संभाल रही थी। सांप को पाल रहा था। नोमैंस लैंड के अलावा एक और फिल्म थी जो लगान के लिए तगड़ा कंपटीशन थी, वो थी फ्रांस की एमिली। इन सारी फिल्मों में सबसे ज्यादा कमर्शियल फिल्म एमिली ही थी, जो लगान के ऑलमोस्ट ट्रिपल बजट में बनी थी। उस समय इस फिल्म ने 900 करोड़ से ज्यादा वर्ल्ड वाइड बिजनेस किया था।
एमिली आज तक यूएस में हाईएस्ट ग्रॉसिंग फ्रेंच फिल्म का टाइटल होल्ड करती है। उस समय फिल्म ने सिर्फ यूएस में ही 90 करोड़ कमाए थे, जो लगान के टोटल कलेक्शन से कहीं ज्यादा था। बॉक्स ऑफिस के साथ साथ फिल्म को क्रिटिकल एक्लेम भी मिला। टोरंटो फिल्म फेस्टिवल में एमिली ने पीपल्स चॉइस अवार्ड जीता। फिल्म ने बाफ्टा और सेजार में भी मल्टीपल नॉमिनेशंस और अवार्ड्स जीते। सेजार फ्रांस के नेशनल फिल्म अवार्ड्स है, तो ऑफ कोर्स एमिली की तरफ थोड़ा बायस थे। फिल्म गोल्डन ग्लोब्स में भी नॉमिनेट हुई थी, जहां मॉनसून वेडिंग की तरह ही नो मैंस लैंड से हार गई। फिल्म को फेस्टिवल में इतना अच्छा परफॉर्म करते देख मिरामैक्स ने एमिली की यूएस मार्केटिंग और ऑस्कर कैंपेनिंग का जिम्मा लिया। मिरामैक्स की बात करें तो ये इन सब चीजों में बाकी कंपनियों की बाप है। इटली की लाइफ इज ब्यूटीफुल, जिसने यूएस में बम्पर बिजनेस किया और ऑस्कर भी जीती, उसको मिरामैक्स ने ही बैक किया था। तभी एमिली यूएस बॉक्स ऑफिस पर हाईएस्ट ग्रॉसिंग फ्रेंच फिल्म बन पाई। लेकिन मिरामैक्स का अगला टारगेट ऑस्कर था। इस बार उनकी स्ट्रैटेजी लाइफ इज ब्यूटीफुल की तरह ही थी। पहले 3 सिटीज में स्क्रीनिंग रखना, फिर टॉप 10 और आगे टॉप 20 सिटीज में। साथ ही में यूएस के फ्रेंच बिजनेसेस का सपोर्ट इकट्ठा करना। एक एकेडमी मेंबर का कहना था कि एमिली की टीम बाकी नॉमिनीज से 9 गुना ज्यादा एड्स पे खर्चा कर रही थी। जहां लगान की ऑस्कर कैंपेनिंग का टोटल कॉस्ट फिल्म के बजट से आधे से भी कम था, वहीं मिरामैक्स एमिली की कैंपेनिंग पर जो खर्चा कर रही थी वो फिल्म के टोटल बजट से भी ज्यादा था। लेकिन सोनी क्लासिक्स के को प्रेसिडेंट रिचर्ड बार्कर ने इसको ओवर प्रमोशन कहा, और उनका यह भी मानना था कि फिल्म को इतना ज्यादा प्रमोट करने से बहुत से एकेडमी मेंबर्स को ये ओवर रेटेड भी लग सकती है। साथ ही में एमिली का फ्रांस से होना भी एक डिसएडवांटेज माना जा रहा था, क्योंकि उस समय तक 31 फ्रेंच फिल्में ऑस्कर में नॉमिनेट हो चुकी थी और 9 जीत भी चुकी थी। इसलिए यह माना जा रहा था कि अगर एकेडमी को कुछ यूनिक करना है तो एमिली को डिसएडवांटेज हो सकता है। एमिली के डायरेक्टर जॉन पिएगे जोने मार्केटिंग में इतने ज्यादा एक्टिवली इन्वॉल्व थे कि वो लिटरली हर फेस्टिवल, रेड कार्पेट और स्क्रीनिंग में फिल्म का डंका बजा रहे थे। वहीं दूसरी तरफ मिरामैक्स की मार्केटिंग इतनी ज्यादा बढ़ रही थी कि फिल्म की एक्ट्रेस ऑड्रे टूटू ने मैगजीन्स, फोटोशूट्स, कवर्स और इंटरव्यूज देने से मना कर दिया था। फ्रांस में ही इतनी पब्लिसिटी होने के बाद वो और पब्लिक प्रॉपर्टी नहीं बनना चाहती थी। यूजुअली तो फॉरेन फिल्म्स एक ही कैटेगरी में नॉमिनेट होती हैं, लेकिन मिरामैक्स की एक्सीलेंट ऑस्कर कैंपेनिंग की वजह से एमिली को बेस्ट फॉरेन फिल्म के अलावा बेस्ट सिनेमेटोग्राफी, बेस्ट ओरिजिनल स्क्रीन प्ले, बेस्ट प्रोडक्शन डिजाइन और बेस्ट साउंड मिक्सिंग का भी नॉमिनेशन मिला। इतने नॉमिनेशंस पाके सबको यकीन था कि एमिली एक अवार्ड तो जीतेगी ही। किसी भी एकेडमी मेंबर को वोट करने के लिए 5 नॉमिनेटेड फिल्में देखनी ही पड़ती हैं। इसलिए एकेडमी ने हर फिल्म की 3 स्क्रीनिंग्स खुद से ऑर्गेनाइज कराई थी, बट इसके बावजूद डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज ने अलग से भी जोर लगाया। यूनाइटेड आर्टिस्ट नो मैंस लैंड की 12 एडिशनल स्क्रीनिंग्स करा रहा था, मिरामैक्स एमिली की 4 करा रहा था, बट लगान की एडिशनल स्क्रीनिंग्स 3 ही रखी गई। वैसे ये स्ट्रैटेजी उतनी बुरी नहीं थी, क्योंकि अल्टीमेटली अगर किसी मेंबर को वोट करना था तो लगान की एकेडमी की तरफ से दी हुई स्क्रीनिंग्स वो वैसे भी स्किप नहीं कर सकते थे। The system was that we had to have 3 screenings, which are from our side, for as many people who can come and see the film and talk about the film. These have to precede the 3 screenings that the Academy keeps. So our task was to create a buzz before the 3 Academy screenings. We did whatever we could. बट इस बार एक स्पेशल एकेडमी रूल ने आशुतोष गोवारकर और आमिर खान के लिए एक नया चैलेंज खड़ा कर दिया। इस रूल के मुताबिक जो लोग फिल्म से डायरेक्टली इन्वॉल्व थे, जैसे डायरेक्टर या प्रोड्यूसर, वो लोग डायरेक्टली स्क्रीनिंग पर प्रेजेंट नहीं रह सकते और ना ही जूरी मेंबर्स के लिए अलग से कोई इवेंट रख सकते हैं। यानी रूल में डायरेक्टली कैंपेनिंग करना मना था, पर इनडायरेक्टली नहीं। मतलब आमिर खान और आशुतोष गोवारकर एकेडमी मेंबर्स को डायरेक्टली कॉन्टैक्ट नहीं कर सकते, पर दूसरों के जरिए फिल्म की हवा तो बनवा सकते हैं। तो बस यहीं पर विश्व भारतीय कुटुंब एकजुट होकर फिल्म की तारीफें कराने के लिए एफर्ट्स करने लगा। परमेश्वर गोदरेज, जिनके सेलिब्रिटी वर्ल्ड से बहुत कनेक्शंस थे, उन्होंने अपने बडी स्टीवन स्पीलबर्ग, रिचर्ड गियर, इस्माइल मर्चेंट, आर्नोल्ड कोपेल्सन, दीपक चोपड़ा, गोल्डी हॉर्न और ऐसे काफी इन्फ्लुएंशियल लोगों को लगान रिकमेंड की थी। मीरा नायर, जो लगान के ऑस्कर नॉमिनेशन से अपसेट थी, उन्होंने भी सब भुला के अपने एकेडमी मेंबर्स दोस्तों को लेटर्स लिखे कि वो लगान देखें और उसे वोट करें। एलए की स्क्रीनिंग में आमिर ने रिनाउंड प्रोड्यूसर पीटर रॉली और डायरेक्टर रॉलैंड जॉफ, जिन्होंने ऑस्कर कैंपेनिंग के लिए रिकमेंड किया था, उनको फिल्म दोबारा दिखाई। साथ ही में हीट और अली फिल्म के डायरेक्टर माइकल मन ने भी फिल्म देखी। इंडस्ट्री से जुड़े अमृतराज ब्रदर्स और शेखर कपूर, जो इंटरनेशनली काफी जाने माने हैं, उनको भी आमिर ने कॉन्टैक्ट किया। यहाँ तक कि यूके में हाउस ऑफ लॉर्ड्स के मेंबर स्वराज पॉल को भी कांटेक्ट किया गया, ताकि फिल्म ब्रिटिश रॉयल फैमिली को दिखाई जा सके। अल्टीमेटली इतने ढिंडोरे का असर एकेडमी स्क्रीनिंग्स में दिख ही गया। So the first screening of the Academy, we are not allowed to go near the theatre also, because no producer or the director can come wherever the screening is happening. So we asked someone when the film was about to start, how many people are there? And we were told 3. So in this big hall, there were just 3 people sitting and watching the film. Our hearts sank. But still, the second screening was going to happen after 3-4 days. We again went on telling everybody, Lagan, picture aa rahi hai, dekho, blah, blah, blah. Second screening. And the time to start the screening, and we asked, how many?
17 people. So you're feeling good that okay, 3 से 17 हो गए भाई, you know, it's a good thing. Third screening when it came to the people in the theater, 120. Capacity of the theater, 120. So it was a full house. And that's where, you know, from 3 to 17 to 120, I think somehow the buzz had been created because 3 told many people, 17 told others. 2002 ऑस्कर्स की गोल्डन नाइट के एक दिन पहले जब आमिर खान से लगान के ऑस्कर्स जीतने के चांसेस के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि ये बता पाना मुश्किल है क्योंकि नॉमिनेट हुई 5 फिल्में अच्छी हैं। बट आशुतोष गोवारकर ऑन दी अदर हैंड ऑस्कर जीतने को लेकर ज्यादा होपफुल थे। उन्होंने ये भी कहा कि वो एक छोटी प्रार्थना और सारे इंडियंस की विशेष का थैंक यू करके ऑस्कर नाइट को फुल्ली इंजॉय करेंगे चाहे कुछ भी हो। एट द सेम टाइम उन्होंने कोई स्पीच भी नहीं प्रिपेयर की थी क्योंकि वो स्टेज पे सब कुछ अपने दिल से कहना चाह रहे थे। फाइनली अब वो रात आती है जिसके लिए इतने महीनों से खून पसीना एक हो रहा था। इंडिया में तो सुबह के 6:30 बजे थे जहां प्रेयर सेरेमनी से लेकर छोटे बच्चों के कॉस्ट्यूम्स पहनने तक हर चीज सिर्फ लगान के जीतने की दुआ मांग रही थी। वहीं एलए में भी लोग साइन किए हुए लगान के पोस्टर्स आमिर खान को भेजे ही जा रहे थे। दोनों लोगों ने मस्त शेरवानी पहन के लीमो में अपनी वाइफ के साथ एंट्री मारी, फोटोज खिंचवाई गई। टॉम क्रूज ने अपनी लेजेंडरी ओपनिंग स्पीच दी, जॉन ट्रेवोल्टा ने घटिया जोक्स मारे और फिर अनाउंस हुई 2002 की बेस्ट फॉरेन लैंग्वेज फिल्म। Bosnia and Herzegovina for No Man's Land, accepting the award, the director Danis Tanovic. No Man's Land is about a Bosnian and a Serbian. इस एक नाम ने करोड़ों लोगों की उम्मीदें एक झटके में तोड़ दी, जिनमें से एक ऑफकोर्स आशुतोष गोवारकर थे जिन्होंने बताया कि वो नो मैंस लैंड का नाम सुनते ही बिखर गए। मतलब बंदों की मैच्योरिटी को मानना पड़ेगा। इतनी मेहनत के बाद भी हारने पर विनिंग फिल्म को स्टैंडिंग ओवेशन दिया। आमिर खान भी फिल्म के ना जीतने पर डिसअपॉइंटेड थे, बट नो मैंस लैंड देखने के बाद दोनों को समझ आ गया कि वो एक वर्दी कंटेंडर से आ रहे हैं। डेनिस टैनोविच ने भी लगान को बहुत पसंद किया था और डीवीडी पर फिल्म को दोबारा अपनी वाइफ और प्रोड्यूसर के साथ देखने की इच्छा भी जताई। उन्होंने लगान को बेस्ट डेलीगेशन का दर्जा भी दिया। एक तरफ यूएस में आशुतोष गोवारकर लगान की हार पर पूरी रात सोच विचार कर तो रही थे, वहीं दूसरी तरफ इंडिया में भी लगान की टीम का मनोबल गिरा हुआ था। 5 लोगों में से 4 को तो हारना ही था, तो हम उन 4 में हैं, कोई बात नहीं है। अगली बार हम 1 होंगे, कोई और 4 जमा हो जाएंगे, उम्मीद बाकी है। बट शायद ये 2002 की फॉरेन फिल्म कैटेगरी का सबसे दुखी डेलीगेशन नहीं था, क्योंकि चलो लगान तो फिर भी एक ही कैटेगरी में आ रही, बट आमली को तो 5 की 5 कैटेगरीज में कुछ नहीं मिला। लगान के हारने पर बहुत स्पेकुलेशन सामने आए। एक स्पेकुलेशन ये था कि क्योंकि बॉस्नियन वॉर का एंड यूएस इन्वॉल्वमेंट से हुआ, इसलिए एकेडमी का इस फिल्म को फेलिसिटेट करना जो एक ऐसी वॉर पे बेस्ड है जिसको यूएस ने खत्म करके शांति बनाई, बहुत ही ऑब्वियस डिसीजन था। इस थ्योरी के बेसिस पे कुछ ने तो एकेडमी को एंग्लो सैक्सन सुपीरियरिटी प्रैक्टिस करता हुआ बताया। आशुतोष गोवारकर ने भी लगान के हारने का बॉस्नियन वॉर से रिलेशन बताते हुए कहा कि नो मैंस लैंड के एंटी वॉर मैसेज को नीड ऑफ द आवर समझ के ही एकेडमी ने फिल्म को फेलिसिटेट किया होगा। इसके साथ बहुतों के नजरिए में एकेडमी के लिए डेनिस टैनोविच की अ सोल्जर विद अ कैमरा वाली हीरोइक कहानी, जो एक फिल्म मेकर का जुनून रिप्रेजेंट करती है, फिल्म को ऑनर करने के लिए काफी थी। कुछ एक्सपर्ट्स का मानना था कि लगान के हारने की वजह उसकी लिमिटेड ऑस्कर कैंपेनिंग थी। वहीं कुछ का मानना था कि इतनी छोटी फिल्म ने इतना बड़ा सफर तय करके ऑलरेडी बहुत कुछ अचीव कर लिया है। एक्चुअली में सब कुछ बुरा नहीं हुआ था। आशुतोष गोवारकर अकेडमी के वोटिंग मेंबर बन गए और 2005 में अपना पहला वोट डाला। इंडिया में स्टार मूवीज पर ऑस्कर 2002 के लाइव टेलीकास्ट को रिकॉर्ड टीआरपी मिली। आमिर खान को भी 2002 के लोकार्नो फिल्म फेस्टिवल में एज अ जूरी मेंबर बुलाया गया। 2001 में लगान के टाइम वहां ना प्रेजेंट होने की कसर उन्होंने 2002 में पूरी की। ऑस्कर हारने के बावजूद लगान का अनकन्वेंशनल मेकिंग स्टाइल, जैसे सिंगल स्केड्यूल में मूवी कंप्लीट करना, फर्स्ट एडी सिस्टम, सिंक साउंड, ये टेक्निक्स पूरी इंडस्ट्री ने धीरे धीरे अडॉप्ट की। मेरे कई दोस्त हैं इंडस्ट्री में जिन्होंने मुझसे कहा था कि यार तुम पहली फिल्म प्रोड्यूस कर रहे हो, क्यों तुम एक्स्ट्रा एक पंगा क्यों ले रहे हो सिंक साउंड का, लेकिन आई वांटेड टू ट्राई इट एंड आई थिंक वी सक्सीडेड वेरी वेल विद दैट। और अब इंडस्ट्री में आई थिंक 3-4 535 आ गए हैं। कई लोग सोच रहे हैं सिंक साउंड करने के बारे में, लगान के बाद, दिल चाहता है के बाद। लगान ने इंटरनेशनली उन जगह मार्केट्स खोल दिए जहां लोग इंडियन मूवीज देखते भी नहीं थे। I think Lagan, what happened was it definitely put us on an international map. The awareness and the buzz which it got in places like Germany and Italy and France. These are markets that were not watching Indian films unless it was a film festival in those countries. Lagan opened up that market. फिल्म को तो कुछ प्रोफेसर्स ने IIM कोर्सेज में भी ऐड किया और लगान की ऑस्कर रेस एंड उसके अचीवमेंट्स में तब से इसीलिए बता रहा था ताकि अब एज अ कंट्री जब भी हम ऑस्कर्स के बारे में सोचे तो सिर्फ डिसअपॉइंटेड होने के बजाय हम अपने फिल्म मेकर्स की तरफ से दिया हुआ 100% एफर्ट याद रखें। As far as the Academy is concerned, the Oscar award is concerned, I hope and wish that they feel that Lagan should be the entry, though there are several other entries also. So my fingers are crossed.
if they choose us, it'll be a great honor to represent India abroad.